गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में बच्चों मैंने आपको क्या कराया था, पार्ट 1 में मैंने आपको स्टार्ट करा दिए थे इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने आपको जीडीपी की डेफिनेशन बता दी थी। जीडीपी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई टोटल कुछ 5 हमारी टर्म्स आई थी, है ना। एक तो अकाउंटिंग ईयर, एक फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम और कंजम्पशन कैपिटल गुड्स। तो ये कुछ टर्म्स थी तो जो मैंने आपको पढ़ानी स्टार्ट करी थी, आपको याद होगा। तो इसमें से बच्चों मैंने पिछली क्लास जो ली थी, आपका पार्ट 1 जो बताया था, उसमें मैंने कुछ टर्म्स क्लियर करा दी थी। जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग ईयर के बारे में बता दिया था, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज के बारे में मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में बता दिया था कि वो क्या होती हैं, ठीक है। डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताए थे, आपको याद होगा। और उसके बाद मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में भी अच्छे से बताया था। तो अगर वो आपने नहीं करा है तो आप पार्ट 1 पे पहले जाइए और पार्ट 1 को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट 2 पर आ सकते हैं। और अगर आपको पार्ट 1 में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो आपको पहले से क्लियर हैं तो फिर आप पार्ट 2 पर आ सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम 3-4 चीज़ें करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको कराऊंगा नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब सामान्य निवासी कौन होते हैं, और नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीज़न में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों सामान्य निवासी। अब इससे रिलेटेड एक टर्म और होती है आपकी, आपने सुनी होगी, हिंदी में कहते हैं नागरिक और इंग्लिश में कहते हैं सिटीज़न। तो सिटीज़न जो होता है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होता है, संवैधानिक अधिकार देश में रखता है। मतलब कहने का कि भाई अगर आप किसी देश के सिटीज़न हैं तो आपके पास उस देश में जो है सारे संवैधानिक अधिकार होंगे। आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है, सरकार को चुन सकते हैं और गवर्नमेंट आपको बहुत सारे अदर राइट्स भी देती है। लेकिन हम यहाँ पे सिटीज़न की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट की। तो बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, डेफिनेशन या मीनिंग क्या कहती है। नॉर्मल रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन विच रिजाइड्स इन अ कंट्री एंड वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। समझ में आया आपको। सामान्य निवासी या नॉर्मल रेजिडेंट एक व्यक्ति होता है या एक संस्था होती है। याद रखना आपको, व्यक्ति के साथ साथ संस्था भी हो सकती है जो किसी देश में निवास करे और साथ साथ उस देश में उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हों। तो मैंने आपको बताया कि भाई एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक संस्था भी हो सकती है जो किसी देश में निवास करे या उसके आर्थिक हित उस देश के साथ जुड़े हुए हों। तो इस केस में वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड बच्चों कुछ चीज़ें और है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया कि जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है, सामान्य निवासी, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और साथ साथ कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। लेकिन सिटीज़न हमेशा एक इंडिविजुअल होता है। दूसरा, नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है उसके पास जो है फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सो जो सिटीज़न होता है हमारा, जो नागरिक होता है, उसके पास फंडामेंटल राइट होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है उसके पास फंडामेंटल राइट होने ज़रूरी नहीं है। उसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चों ये है कि किसी की रेजिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए, किसी का जो सामान्य निवासी है या नहीं ये पता करने के लिए आपको मेन चीज़ क्या बेस बनाने पड़ते हैं कि वो उस देश में रहता है या नहीं रहता, और रहता भी है तो क्या पैसे कमाने के लिए रहता है या नहीं रहता। जबकि सिटीजनशिप के लिए मेन चीज़ होती है बर्थ, कि भाई उसका जन्म वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें और अच्छे से समझ में रखनी पड़ेगी कि भाई इनमें इन सारे पार्टीज जो होते हैं, ठीक है, इनको हम नॉर्मल जो है रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते। फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट। अब किस किस को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ज़रा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर
कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? एक तो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स। अगर बाहर से यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, विजिट करने आते हैं हमारे कंट्री को, तो यहाँ पे पैसे कमाने के पर्पज़ से नहीं आए, तो उनको यहाँ का सामान्य निवासी या नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बच्चों WTO हो गई आपकी, या आपकी WHO हो गई, ठीक है, इसको हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में, सामान्य निवासी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल विजिटर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं जो हमारे देश से दूसरे देश में जा रहे हैं घूमने के लिए या पॉलिटिकल विजिट के लिए, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। अगर हमारे देश के लोग मतलब कोई स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे देश से कोई इलाज कराने के लिए दूसरे देश में जा रहा है या कोई पढ़ने के लिए स्टूडेंट दूसरे देश में जा रहा है तो वो वहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई वो जा तो रहा है मगर इकोनॉमिक पर्पज़ से नहीं जा रहा। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, स्टे ऑफ 1 और मोर ईयर। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई सामान्य निवासी कहलाने के लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि आप किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप 1 साल या उससे ज़्यादा का समय बिताएं। अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा का समय बिताते हैं तो आप वहाँ के सामान्य निवासी बन जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको नॉर्मल रेजिडेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सामान्य निवासी क्या होते हैं और कौन कौन से लोगों को सामान्य निवासी हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से अब हम अगली टर्म करते हैं, और जो चैनल पे नए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये तो मैंने आपको करा दिया, ये हमारा डन हो गया, है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। तो बच्चों फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम को कहते हैं साधन लागत, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर इनकम वो पेमेंट होती है जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं जब वो हमको किसी भी तरह की कोई फैक्टर सर्विस देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप किसी के पास जा रहे हैं काम करने के लिए, आप उसको अपनी लेबर सर्विस देते हैं, मतलब आप उसको अपनी श्रम की सेवा दे रहे हैं, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? वेजेस। अगर आपने किसी को अपना स्पेस किराए पे दे रखा है, आपके पास एक हॉल था वो आपने किराए पे दे रखा है, तो बदले में आपको मिलेगा रेंट। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो बदले में आपको मिलेगा इंटरेस्ट। और अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब किसी कंपनी में आप एक एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहलाती है फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट या फैक्टर कॉस्ट, जो कुछ देने के बदले मिलती है, मतलब आप कुछ देंगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी इनकम होती है ट्रांसफ़र इनकम। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब कहने का ये हो गया कि भाई जो आपकी क्या कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम होती है वो एक ऐसी इनकम है जो आपको मिल तो रही है लेकिन बदले में आप कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस आपको मिल रही है, बदले में आपने कुछ नहीं दिया। एग्जाम्पल के लिए बूढ़े लोगों को जो पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन है ना, ओल्ड एज पेंशन आपकी कहलाती है ट्रांसफ़र इनकम। उसके बाद स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो कहलाती है ट्रांसफ़र इनकम। कहीं पे बाढ़ वगैरह आ जाती है तो लोगों को जो डोनेशन वगैरह मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, वो आपकी ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है, ठीक है। तो अब हम चलिए दोनों के बीच में अगर आपसे बोले कि भाई आप 3 डिफरेंस बताइए, कि दोनों के बीच में 3 डिफरेंस बताइए आप, तो वो 3 डिफरेंस कौन कौन से होंगे? सबसे पहला डिफरेंस तो बच्चों आता है मीनिंग के बेसिस पे, जो मैंने आपको बताया, है ना। दूसरा आता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। तो जो फैक्टर इनकम होती है वो हमेशा जो होती है आपकी बायलैटरल होती है। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय है, मतलब आप कुछ देंगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो होती है आपकी यूनिलैटरल। यूनिलैटरल आई मीन एक तरफा, आपको बदले में कुछ देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा हो गया भाई कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। फैक्टर पेमेंट जो होती है वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन के बदले में दी जाती है, मतलब आप उत्पादन में कुछ सहयोग कर रहे हो। और ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन बिना करे आपको मिल जाती है, विदाउट डूइंग एनी कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। चौथा डिफरेंस बच्चों आप ले सकते हैं इसके एग्जांपल, ठीक है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और उसके बाद स्कॉलरशिप हो गई ट्रांसफ़र इनकम, या फिर आपकी पेंशन ट्रांसफ़र इनकम हो गई। तो ये आपको अच्छे से आई थिंक
समझ में आया होगा कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एक इसका टॉपिक हमारा और रह गया है, उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको जो है नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में बताया, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में बताया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको अगर आपको नोट करना है तो पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, तो अब हमारा जो टॉपिक आता है करने के लिए वो आता है बच्चों के भाई आपकी जो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो बेसिकली भाई कंजम्पशन गुड्स जो होती है it refers to those final goods which are used by consumers। ये मेरा मार्कर थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा एक मार्कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने दूसरा एक मार्कर ले लिया, इससे मैं दोबारा से लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कंजम्पशन गुड क्या होती है। इट रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स which are used by consumers for the satisfaction of their needs। तो बच्चों कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। मतलब अगर मैं अपने लिए शर्ट खरीद रहा हूँ या अपने घर पे बनाने के लिए मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ या अपने पर्सनल पर्पस के लिए फ़ोन खरीद रहा हूँ तो मेरी कहलाएगी कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, कंज्यूमर गुड्स हमेशा फाइनल गुड्स होती है। ठीक है, उसके बाद आती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स which are used for the production of other commodities। ठीक है बच्चों, आप समझे? जो दूसरी चीजों को बनाने के लिए प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है फाइनल गुड्स, उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने घर के लिए एक फ्रिज लेकर आया तो वो कहलाएगी कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर अब मेरा एक होटल है और होटल में मैं जो है मैंने किचन डिपार्टमेंट में एक फ्रिज रखवा दिया तो वो कहलाएगी कैपिटल गुड्स। अगर मैं अपने घर के लिए क्या कहते हैं गैस लेकर आता हूँ, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर मैं अपने होटल के लिए गैस लेकर आता हूँ तो कैपिटल गुड्स। अगर मैंने अपने घर के लिए एक मान लीजिए मशीन खरीदी जिससे मैं कपड़े सिलता हूँ तो कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर मेरी बुटीक है, मैं दर्जी हूँ और मैं कपड़े सिलने के लिए गुड्स खरीदता हूँ तो कहलाएगी कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो अब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया कि कंज्यूमर गुड्स जो होती है वो कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए। हालांकि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही फाइनल गुड्स होती है। कंज्यूमर गुड्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों उपभोक्ता वस्तुएं, और कैपिटल गुड्स को कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। अब जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूसर तो बच्चों रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल करता है। अगर वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है तो कैपिटल गुड्स जो है वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि कैपिटल गुड्स में 3 फीचर होती है। पहली फीचर, कैपिटल गुड्स हमेशा लंबी चलने वाली होती है, फिक्स एसेट्स ड्यूरेबल नेचर की होती है। ठीक है, दूसरी चीज जो कैपिटल गुड्स होती है वो फाइनल गुड्स होती है, मतलब कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास ही रहेगी। ठीक है, और तीसरी फीचर ये होती है कि जो कैपिटल गुड्स होती है अक्सर वो
ड्यूरेबल होती है, मतलब और महंगी होती है। ठीक है, मान लीजिए एक दर्जी है तो उसके लिए जो बटन होगा, वो कपड़ा होगा, धागे होंगे, वो प्रोड्यूसर गुड्स तो कहलाएगी, लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, कैपिटल गुड्स इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि वो प्रोड्यूसर के पास नहीं रहेगी, वो तो उसकी शर्ट बना के या पैंट बना के बेच देगा। लेकिन जो कपड़े सिलने की मशीन है वो कैपिटल गुड्स कहलाएगी क्योंकि वो मशीन उसके पास ही रहेगी। इसके साथ साथ जो कंजम्पशन गुड्स होती है बच्चों, अगर आप सर्विस का इस्तेमाल करोगे तो वो भी इकोनॉमिक्स में गुड्स ही मानी जाती है। और वो अलग अलग तरह की हो सकती है। ड्यूरेबल हो सकती है, ड्यूरेबल मतलब लंबी चलने वाली, 10 साल 5 साल। सेमी ड्यूरेबल हो सकती है, 2-3 साल चलने वाली। या नॉन ड्यूरेबल जैसे फल सब्जियां, साबुन हो गया आपका, बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपको टॉपिक्स बताया, अकाउंटिंग ईयर के बारे में बताया, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंस, फैक्ट्री इनकम, ट्रांसफर इनकम और कंज्यूमर कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे, पार्ट 3 में इसकी जो बची कुछ टर्म्स है उनको हम कवर कर लेंगे। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो है जो आपको खत्म हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक रहता है इसका कि आपको लगता है कि भाई कुछ चीज़ छूट गई है मेरे से, ठीक है, या आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। आपके दोस्तों को अगर आप चाहें तो वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जो है मिलता हूँ ताकि आप नई वीडियो देख सको। थैंक यू।